दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जल संकट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी हमारे दिमाग में जल संकट की विचार आता है या हम सुनते हैं कि जल संकट है, तो हमारे मन में आता है कि बहुत सूखा होगा, बहुत सारे लोग लंबे लाइन में लगे होंगे, जहाँ पे क्या है लोग पानी भरने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आपको राजस्थान या फिर सूखा भूमि का याद आता होगा। और अगर आप न्यूज और पेपर देखते हैं तो आपको एक ऐसा फोटो नजर आएगा जहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से बैठे हुए और नीचे का जो मिट्टी है वो फटा हुआ है। तो इस प्रकार के जो मानचित्र है वो हमारे मस्तिष्क में आते हैं जब हम सुनते हैं जल संकट के बारे में या कोई पानी के लिए तरस रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो जल संकट है एक्चुअल में उसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन क्या है और क्या क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से जो हमारे पास जल है उसकी कमी होती है और जल जो है वो संकट पे हमको उसको बचाने की आवश्यकता है। तो हमने ऑलरेडी जो है वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख चुके हैं और यह जो अगर बात करते हुए हमारे जल संकट जो टॉपिक है वो क्लास 10th के भूगोल का एक टॉपिक है, जल संसाधन का ही एक हिस्सा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं जल संसाधन और उसमें एक टॉपिक हमारा है जल संकट। तो अगर सबसे पहले बात करें तो एक स्वीडन के साइंटिस्ट बोलिए, विशेषज्ञ बोलिए, जिनका नाम है फॉल्कन मार्क। यह क्या है, स्वीडन के एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिनका यह मानना है कि अगर किसी एक इंसान को मतलब एक व्यक्ति को अगर 1000 मीटर क्यूब से कम अगर जल मिल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को 1000 घन मीटर से कम जल मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जल संकट बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा जल होता है उसका क्या होगा, तो उसका एक वॉल्यूम होगा। तो अगर 1000 घन मीटर के आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इतना जो है पानी हमको चाहिए होगा। एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर क्यूब जो है वो पानी चाहिए होगा। अगर इससे कम जल मिल रहा है किसी को तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, जल संकट है। जैसे अगर किसी देश की जो जनसंख्या है और वहां पे जो कुल पानी है उसको अगर जनसंख्या से इतना से गुना करें और अगर जितना पानी उतना के बराबर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि जो देश है वो जल संकट से नहीं जूझ रहा है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जो देश है वो जल संकट से जूझ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि किसी देश के पास, मतलब एक जस्ट हाइपोथेटिकल मान ले, ऐसा संभव नहीं होगा। मान लेते हैं कि एक देश है जिसके पास 50,000 लिख देते हैं यहाँ पे 50,000 मीटर क्यूब पानी है और अगर उस देश की जनसंख्या 100 है तो देखिए 100 को डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे क्या होगा 0.5 हजार मीटर क्यूब आएगा। तो जो ये साइंटिस्ट हमारे थे फॉल्कन मार्क, उनके अनुसार क्या होगा कि इस जो देश है यहाँ पे जल संकट की समस्या है क्योंकि हर एक इंसान को 1000 मीटर क्यूब पानी नहीं मिला, यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ 500 मीटर क्यूब ही पानी मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या टर्म्स है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस देश में जल संकट है या नहीं। तो एक तो ये अगर परिभाषा लिखना तो इसका नाम लेके यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्वीडन के वैज्ञानिक फॉल्कन मार्क के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1000 मीटर क्यूब से कम पानी यूज कर रहा है तो वहां पे क्या है, जल संकट है, या उसको हिस्सा में नहीं मिला तो क्या है, जल संकट है। अब देखिए अगर हम बात करें जल संकट हो कैसे सकता है, जल तो एक नवीकरणीय संसाधन है। जैसे जो भी हम पानी यूज करते हैं वह क्या रहता है, नदी में गया, नदी से फिर क्या हुआ, वाष्प बन के बारिश हुआ, तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब अगर देखें तो यहाँ पे यह क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो जब यह एक साइक्लिक प्रोसेस है तो इसकी कमी कैसे हो सकती है। जैसे हम कभी नहीं बोलते कि सौर ऊर्जा की कमी हो रही है, हम कभी ये नहीं बोलते कि हवा की कमी हो रही है, फिर जल की कमी क्या होगी। देखिए जल तो लगभग सेम ही रहेगा, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो इस वजह से बोलते हैं कि जल तो हमारे पास है लेकिन उस जल का हम यूज नहीं कर पाते, मतलब उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती है और जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है,
जल संकट है। जैसे आप देखते हैं कि पृथ्वी के लगभग लगभग क्या है 3 हिस्से पर, मतलब 71% पे लगभग लगभग क्या है पानी है। जब 71% हिस्सा पे पानी है तो भाई जल संकट कभी आ ही नहीं सकता है। हम सिर्फ क्या है 29% हमारे पास स्थल है, उस स्थल में पेड़ पौधे हैं, जंगल है, पहाड़ है, पठार है, घर है, कृषि करने योग्य भूमि है, फैक्ट्री है, सब चीज है। इस 29% पे और 71% पे पानी ही पानी है, तो फिर जल संकट कैसे हो सकता है। जो हमारे 71% पानी है वो पीने योग्य नहीं है। जैसे समुद्र का जो पानी वो क्या होता है खरा होता है, इसके लिए नहीं कर सकते। जो हमारी नदियां हैं, तालाब, वो सब क्या है गंदे हैं, नदी सब क्या है गंदा है। उसके अलावा जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है जिसका यूज हम पीने के लिए करते हैं, जहाँ पे हम मोटर हो गया, नलकूप हो गया, डाल के पानी निकालते हैं, मेनली उस पानी का यूज करते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ के जो बेसिक आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए। जैसे खाना बनाना हो गया, कपड़ा साफ करना हो गया, वॉशरूम के लिए यूज करना हो गया, घर की साफ सफाई करना हो गया, गाड़ी साफ सफाई करना हो गया, यहाँ तक कि कृषि के लिए भी कहीं ना कहीं हम उसी भूमिगत जल पे निर्भर है। तो जो हमारा भूमिगत जल है, ये जो जल है जहाँ पे हम नलकूप का यूज करते हैं, इसमें भी कमी आ जाता है। और इसके बहुत सारे कारण है, सबसे बड़ा कारण हम ह्यूमन ही है। हम इंसान जो है वो सबसे बड़ा कारण है इस जल संकट के कारण। क्योंकि हमने क्या किया, जगह जगह पहले तो बोरिंग करना शुरू कर दिया, उसके बाद जो नदियां थी, जो तालाब थे, उसको गंदा करना शुरू कर दिए, और उसकी वजह से मौसम में परिवर्तन आ रहा है। और वर्षा अगर सही से नहीं हो पाता है तो फिर जो रिचार्ज है, रिचार्ज करने का क्या मतलब कि ये पानी है, तो इस पानी का यूज हम करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के चीजों को खत्म यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए। तो इस पानी को रिचार्ज भी करना होता है। रिचार्ज मतलब क्या कि जितना हम पानी इसके अंदर से निकाले उतना पानी हमको अंदर रखना होगा। अगर नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे पानी जो है वो अंडरग्राउंड से खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तालाब हो गया, नदी हो गया बनाते हैं, पानी को रिजर्व करने का, पानी को स्टोर करने का कोशिश करते हैं। अगर सब पानी समुद्र में ही चला जाएगा, सब पानी क्या हो जाएगा, समुद्र में चला गया, समुद्र में मिल गया, और वो पानी हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप देखते होंगे कि जगह जगह पे क्या होता है, बड़े बड़े नदी तालाब बनाया जाता है ताकि पानी का क्या हो, रिचार्ज हो सके। रिचार्ज मतलब कि जो पानी जो अंडरग्राउंड जो भूमिगत जल है वो बरकरार रह सके जितना पहले था। इसको थोड़ा सा हम रब करते हैं ताकि और जो नई चीज है उसको हम समझा सकते हैं। यहाँ पे रिचार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक भूमि है और इसके अंदर क्या होगा, जल होगा। इसको हम बोल दिए भूमिगत जल। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर से बहुत जगह जगह पे बोरिंग करते हैं, और बोरिंग के थ्रू क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, पानी निकाल। तो हम क्या करते हैं, बोरिंग के थ्रू जो नलकूप है उसके थ्रू पानी को निकालते हैं, और पानी धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा। तो फिर जब वर्षा होता है, जब ऊपर से पानी जो है नीचे गिरता है, तो फिर क्या होता है, रिचार्ज होगा। रिचार्ज कब होगा, जब पानी ठहरेगा और पानी क्या होता है, रिस रिस के नीचे जाता है भूमि के अंदर। लेकिन सोचिए ऐसा होगा कि हमारे पास स्टोर करने के लिए कोई जगह ही नहीं होगा, कोई नीचा स्थल ही नहीं होगा, तो सब पानी क्या जाएगा, नदी में, नदी से फिर क्या चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। तो ये जो चीजें वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, समस्या उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स को जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो ये बोला कि विशाल जो है वो विशाल जल सागर होने के बावजूद भी, और जल का एक नवीकरणीय संसाधन है, जल की दुर्लभता जो है वो एक जटिल समस्या बन गई है। मतलब पहला बात तो जल क्या है, बहुत ही अच्छे परसेंटेज में है। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पूरे स्थल का, अगर पूरे पृथ्वी की बात करें तो लगभग लगभग क्या है आपका 29% पे स्थल है और 71% पे क्या है, जल है। इतने पर स्थल है।
जब इतना % पे जल होने के बावजूद भी जल की कमी हो रही है, उसके साथ साथ जल क्या एक नवीकरणीय संसाधन है। हमें संसाधन वाले चैप्टर में पढ़े कि नवीकरणीय एक ऐसा जिसको हम नवीकृत कर सकते हैं, मतलब इसका एक साइक्लिक जो है वो होता है। अगर इसके साइकिल को समझिएगा तो सबसे पहले जल भूमिगत जल है, तो ये क्या होगा, वाष्प बन के क्या आ जाएगा, बादल का रूप लेगा, बादल का रूप लेगा, फिर क्या होगा, वर्षा होगा, वर्षा होगा फिर क्या जाएगा, अंडरग्राउंड में जाएगा, या फिर कुछ जल जो नदी में, तालाब में, इन सब में जाते हैं। तो जल का एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी जल की संकट है, मतलब जल को जहां पे चाहिए, जिस स्थान पे चाहिए उस स्थान पे नहीं मिल रहा है, उसके बाद उसका जो गुणवत्ता उसमें कमी आ रही है। जल की कमी जो है वो अतिशोषण, बढ़ती जनसंख्या और असमान वितरण से हो रहा है। अब देखिए जल संकट का रीजन क्या क्या है कि जल की कमी, तो पहली बात अतिशोषण। अतिशोषण वजह से किसी भी चीज का अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, जितना उसकी आवश्यकता उससे ज्यादा यूज करते हैं, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे आप आज देख रहे हैं कि तकनीक इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, हम नए नए कामों में जल का यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स बनाना हो गया, घर बनाना हो गया, रोड बन रहा है, फैक्ट्री बन रहे हैं, तो इन सभी स्थानों पे क्या कर रहे हैं, हम उस जल का यूज कर रहे हैं जिस जल का यूज हमको पीने में करना होता है। तो यहाँ पे क्या जल की कमी हो रही है। अब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, कृषि करने के हमको खाद उर्वरक का यूज करना होगा, फैक्ट्री का यूज करना होगा, हमको बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बनाना होगा, तो जो जनसंख्या वो हर चीज पे फैक्टर है, हर चीज पे अपना प्रभाव डालता है, चाहे कृषि हो गया, चाहे मृदा हो गया, चाहे जल हो गया, चाहे कोई भी पोल्यूशन होगा, उसमें सबसे बड़ा चीज तो जनसंख्या ही होता है। तो सबसे पहली बात कि जल का अंधाधुंध यूज किया जाती है, शोषण किया जा रहा है, बढ़ती जनसंख्या इसका और असमान वितरण। अब देखिए जिसके पास जो संसाधन आसानी से मिल जाता है वो उसका इज्जत नहीं करता है, और जल कहीं ना कहीं सबको फ्री में मिल रहा है। तो जो बड़े लोग होते हैं और जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक उच्च क्लास के जो लोग होते हैं, वो जल का अंधाधुंध यूज कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पानी को लाने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। उनको नहाना, एक बाल्टी से नहा रहे हैं, 2 बाल्टी से गाड़ी साफ कर रहे हैं, अंधाधुंध बगीचा में डाल, मतलब बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहाँ पे अननेसेसरी का, जैसे पेड़ को पाना देना तो जरूरी का काम है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम में वो क्या करते हैं, पानी का अंधाधुंध यूज कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास आसानी से मिल पाता है। जस्ट नल को ऑन किए, पानी मिल गया, जस्ट एक बटन को ऑन किए, पानी मिल गया। मतलब एक ये भी कहा जाता है, बहुत से लोगों का मानना है कि जितना आसानी से हमको जल अभी मिल जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जल का हम अंधाधुंध उपयोग कर पा रहे हैं। पहले कुआं थे, वहां से पानी ढो के लाना होता था, तो सिंचाई में भी, सिंचाई भी करना है तो या तो वर्षा पे निर्भर है, नहीं तो हम क्या कुआं से ला देते। तो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी, बहुत समस्या होता था, बहुत कठिन कार्य भी थे। अब देखिए किसान जो है वो खेती करने के लिए निजी नलकूप, मतलब बोल सकती है मोटर, सीधा सी बात, मोटर का यूज करते हैं सिंचाई के लिए, जिससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर क्या हो गया है, नीचा हो गया। मतलब हम हर एक कार्य में क्या करें, भूमिगत जल का यूज कर पा रहे हैं, जिससे क्या है कि जो भूमिगत पानी का जो स्तर है वो क्या धीरे धीरे कमता ही जा रहा है। अब देखिए वर्तमान समय में कुल विद्युत का 22% जल विद्युत से उत्पादन हो रहा है। अब देखिए बहुत सारे फैक्ट्री लग रहे हैं, अब फैक्ट्री लगेंगे तो उनको क्या चाहिए होगा, बिजली चाहिए होगा, उसके बाद जो उनके मशीन से उनको ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो लगभग लगभग जितने भी हमारे पास, मान लेते कि अगर 100% हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसमें से 22% जो हमारा वो कहाँ से आता है, जल विद्युत से आता है। मतलब 22% बिजली के लिए हम किस पर निर्भर है, जल पर निर्भर है, और ये काफी ज्यादा अच्छा खासा मात्रा यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, जल का जो उत्पादन हम विद्युत के लिए करते हैं, मशीन को ठंडा करने के लिए करते हैं। अब केवल कानपुर में 180 चमड़े कारखाने हैं, जिसमें से 58 लाख लीटर गंगा में डेली जो है वो मल जो है वो जाता है। मतलब सोचिए कि सिर्फ एक कानपुर जैसा सिटी से, जहां पे लगभग 180 चमड़े कारखाने, वहां से गंगा नदी जो है वो उसमें 58 लाख लीटर जो है वो डेली जो मल है, जो कचरा है, वो फैक्ट्री से निकालने वाले जा रहे हैं। अब सोचिए नदी कितना दूषित होगा। अब वही नदी क्या होगा, उसके आसपास का जो चीजें होंगी, रिचार्ज करने का, अंडरग्राउंड रिचार्ज करने का साधन क्या है, नदी है। तो इस नदी का पानी जो है जब नीचे की ओर जाएगा, तो हम उसको जब पियेंगे, जिससे क्या होगा, हमको विभिन्न प्रकार के बीमारी भी होंगे।
घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट कीटनाशक उर्वरक से जल क्या हो दूषित हो रहा है। आज हम क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में रसायन का यूज कर पा रहे हैं, खेती के रसायन का यूज कर पाते हैं, अपने हमारे जो बहुत सारे रसायन अपने घर में करते हैं साफ सफाई, और वो सब पानी कहाँ पे जा रहा है, गंगा नदी में जा रहा है। इससे जो जलीय जीव है उनको भी नुकसान हो रहा है और हमको भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट तो उसके कण होंगे पानी में। अब जब अंदर भी जाते तो कुछ जो कण होते इतने छोटे होते कि वो पानी के साथ ही चले जाते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, इनटेक कर लेते, पीते हैं, जिससे हमको क्या करता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो हमें होती है। अब देखिए, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में संख्या मतलब आर्सेनिक की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ गई, जिससे बहुत सारी बीमारी होते हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में फ्लोराइड की मात्रा जो है वो में वृद्धि हो गई जल में। तो यहाँ पे जल से संबंधित कुछ पॉइंट्स है जो हमने लिखा है, समझाने का कोशिश किया है। और फिर से हम बात करें कि जल संकट क्या होता है, तो इसके परिभाषा में आप बोल सकते हैं कि स्वीडन के वैज्ञानिक फॉल्कन मार्क के अनुसार अगर हर एक व्यक्ति को अगर प्रतिदिन 1000 मीटर क्यूब से या 1000 मीटर घन से कम पानी मिल रहा है, उसको हम जल संकट बोलते हैं। जल संकट के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल सकते हैं कि अति शोषण, बढ़ती जनसंख्या, जल का असमान वितरण। जो गरीब लोग हैं उसको पानी के लिए लंबी लाइन में कतार में खड़ा होना होता है, और जो अमीर लोग हैं वो सिर्फ नल यूज करके पानी को क्या कर आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। किसान भी जो है वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का यूज करते हैं अपनी सिंचाई के लिए, जिसकी वजह से भूमि जल जो है, भूमिगत जल, उसका असर क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। और रिचार्ज न वो अगर सिस्टमेटिक नहीं होगा तो जल की जो संकट है वो हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद वर्तमान समय में कहना कि 22% जो जल है उसको विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है। इसके अलावा जल का यूज हम क्या करते हैं, मशीन को ठंडा करने में भी कर रहे हैं, और उसी ठंडा पानी को बिना हम ठंडा किए हुए गर्म पानी को छोड़ नदी में, नदी से क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो ये भी क्या जल संकट का बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके बाद जल संकट मतलब ये नहीं कि जल की कमी, अगर जल की जो गुणवत्ता उसमें भी कमी आ रही तो ये भी कहने का एक जल संकट का ही उदाहरण है। पश्चिम बंगाल और बिहार में कहने की संख्या जो आर्सेनिक है उसकी मात्रा वृद्धि हो रही है, और महाराष्ट्र और राजस्थान में फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में। और अगर हमने यहाँ पे जो नोट्स लिखे हैं वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट पॉइंट है जो हमको समझाने के लिए चाहिए था। अगर आप इसका प्रॉपर नोट्स चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपने आपको अपना नंबर दे चुके हैं, तो वहां से आप मैसेज करके उस नोट्स को गेन कर